नमस्कार, उमेश मिश्रा मैं आपका अभिवादन करता हूं और इंटरमीडिएट फिजिक्स बाय उमेश मिश्रा नामक इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल के पहले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज की बात करी, मूलभूत संकल्पना, आवेश की मूलभूत संकल्पना। यहाँ एक बात का ध्यान देना आवश्यक है कि संकल्पना बहुत आवश्यक है। कॉन्सेप्ट या अंदाज जिसको कहते हैं वो क्लियर होना बहुत आवश्यक है। 20 सालों की अपनी शिक्षण अनुभव में हमने देखा है कि जिन विद्यार्थियों के बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं वो IIT, JEE और नीट बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन जो लड़के रखने वाले होते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट बेटर नहीं होते हैं, उनका परफॉर्मेंस गड़बड़। तो इसलिए यहाँ पर दोनों चीज़ों पर ध्यान दिया जाना है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट यानी कॉन्सेप्ट्स और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट यानी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, दोनों पर हम बात करें। तो पिछले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो आप इंटरमीडिएट फिजिक्स बाय उमेश मिश्रा सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल और बेल आइकन दबाइए। पिछला लेक्चर देखें, उसके पश्चात इस लेक्चर को देखें तो आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद होगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था संकल्पनात्मक स्तर पर बहुत सारी संकल्पनाएं समझी थी। एक चीज उसमें जो आई थी आखिर में वो आई थी कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है तो आप लोग सब लोग जानते हैं। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। क्यों होता है, इसकी वजह हम लोगों ने समझी थी। जिन लोगों ने नहीं देखा वीडियो, उस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज है तो उनके बीच रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण होता है, जबकि प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है तो इनके बीच में अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण होता है। इसी प्रकार यदि माइनस माइनस अगेन सेम चार्जेस है तो फिर रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश प्रतिकर्षित करते थे और विपरीत आवेश आकर्षित करते थे। अब इन आवेशों के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है ये कितना लगेगा, किधर लगेगा। मान लिया दो आवेश है Q1 और Q2, उनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा वो कितना होगा, किस दिशा में होगा। इसके लिए वैज्ञानिक अगस्टा डी कूलॉम ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसको कूलॉम्स लॉ कहते हैं। चलिए हम कूलॉम्स लॉ पे आते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि आवेशों के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वो कितना होता है, किन चीज़ों पर निर्भर करता है और उस बल की दिशा क्या होती है। क्योंकि बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड परिमाण भी होता है और डायरेक्शन दिशा भी होती है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हमें देखना होगा। चलिए दो आवेश हम पहले लेते हैं, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2 और पहले आवेश के केंद्र से दूसरे आवेश के केंद्र के बीच की दूरी r। यहाँ पर एक शब्द मैंने प्रयोग किया, आवेश केंद्र, अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर ऑफ चार्ज। जिस प्रकार द्रव्यमान केंद्र की संकल्पना आपने कक्षा 11 में पढ़ी थी और आपने कहा था कि किसी निकाय का संपूर्ण आवेश संपूर्ण द्रव्यमान, किसी द्रव्यमान निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार किसी आवेश का भी आवेश केंद्र होता है। तो हमने कहा दो आवेश Q1 Q2 है और मान लिया ये दोनों धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज, प्लस Q1 प्लस Q2 और पहले के आवेश केंद्र Q1 दूसरे के आवेश केंद्र Q2 के बीच में दूरी r। अब हम बात ये दोनों आवेश प्रतिकर्षित करेंगे, समान आवेश है, इस पर बल जो लगेगा Q1 पर Q2 के कारण वो इस दिशा में लगेगा और इसको हम नाम दे रहे हैं
F12 फोर्स ऑन 1 Q1 है ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसी प्रकार आवेश Q2 को Q1 भी प्रतिकर्षित करेगा, तो Q2 पर बल लगेगा इस दिशा में प्रतिकर्षण बल, दूसरे वाले आवेश पर बल F2 किसके कारण, पहले आवेश के कारण 1 F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब ये जो बल कार्य कर रहा है, आप देख रहे हैं कि चाहे F12 है चाहे F21 है, इसके कार्य करने की दिशा क्या है, इसके कार्य करने की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में पड़ रहा है। यानी डायरेक्शन किधर पड़ रहा है बल का, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। डायरेक्शन किधर पड़ रहा है, डायरेक्शन पड़ रहा है लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। अनुदिश चलिए देखते हैं कूलाम के हिसाब से ये दोनों बल, कूलाम ने जो कहा ये बल जो F12 है और F21 है, ये परिमाण में तो बराबर होंगे परंतु इनकी दिशा उल्टी हो। देखिए विपरीत सदिश है ना, अपोजिट वेक्टर, इसलिए क्या चिन्ह लगेगा, माइनस। लेकिन अगर खाली परिमाण की बात करें तो हम क्या लिखेंगे कि जितना बल पहले आवेश पर दूसरा और आवेश लगा रहा है, उतना ही बल दूसरे आवेश पर पहला और आवेश लगा, यानी परिमाण बराबर, दिशाएं उल्टी हो गई, सेम चार्जेस है, रिपल्सन। और दिशा किधर है, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। वैज्ञानिक कूलाम ने अपने नियम में बताया कि ये जो बल लगेंगे F12 F21, ये बल सीधे दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होगा, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि अगर Q1 Q2 का मान कम है तो Q1 × Q2 कम होगा, तो बल भी कम लगेगा। Q1 और Q2 ज्यादा है तो Q1 × Q2 ज्यादा हो जाएगा, तो आवेशों के बीच बल भी ज्यादा हो। दूसरी बात, जो दोनों आवेशों के बीच में बल है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो बल बहुत तेजी से घटेगा, क्योंकि अगर R का मान 2 है तो ये वर्ग होकर के 4 हो जाएगा। मान लिया पहले दोनों आवेशों के बीच की दूरी R बराबर 1 मीटर, R कितनी थी, 1 मीटर। फिर आवेश के बीच की दूरी बढ़कर कितनी हो गई, 2 मीटर। जैसे R की वैल्यू 2 होगी, F समानुपाती 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, यानी बल का मान 4 गुना कम हो जाएगा, यानी दूरी बढ़ने के साथ बल बहुत तेजी से घटेगा। R बढ़ाकर 3 कर दे तो F समानुपाती 1/r स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर अर्थात 1/9, यानी बल पहले के मुकाबले में जब दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर थी, अब उसके मुकाबले में बल दोनों आवेशों के बीच में 9 गुना कम हो जाएगा। अगर दूरी शुरू में कितनी थी, 1 मीटर, शुरू में दूरी कितनी थी, 1 मीटर, फिर मैंने क्या कर दिया था, 2 मीटर कर दिया था, तो बल का मान कितना हो गया था, बल का मान कितना हो गया था, पहले के मुकाबले में लगने वाले बल का चौथाई। 3 मीटर कर दिया था तो बल कितना हो गया था, 1/r स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9, या 9 गुना कम हो गया।
अगर दूरी हम आधी कर दें तब क्या हो जाएगा, बताइए भाई। एफ डैश बराबर यहाँ 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/r स्क्वायर है ना, क्यों भाई? तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, और 1/4 कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो बोर्ड में सामान्य से प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं कि दूरी 2 गुना कर दी गई पहले के मुकाबले में तो बल कितना हो जाएगा, दूरी आधी कर दी गई तो बल कितना हो जाएगा, दूरी 1/3 कर दी गई तो बल कितना हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आ गया। अब तीसरी बात इन्होंने बताया कि ये आवेशों के मध्य जो बल है वह बीच के मीडियम पर डिपेंड करेगा, या डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन चार्जेस। आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करेगा। यानी जो विद्युत बल दो आवेशों, तो कूलॉम के हिसाब से हमने इन दोनों को आपस में एक किया, या प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन आवेश। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और उसी कांस्टेंट में तीसरा पहलू कूलॉम के हिसाब से फोर्स, चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स मीडियम, बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। तो इसी कांस्टेंट के में ये मीडियम की प्रॉपर्टी शामिल हो जाएगी। तो अब कूलॉम का लॉ हो गया, या Q1 Q2 अपन R। यहाँ क्या है कि कांस्टेंट है जो मीडियम के दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की निर्भरता को बताता है। अब मोटे तौर पर इस कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन को विद्युतशीलता बोलते हैं, विद्युतशीलता माध्यम, जो दोनों आवेशों के बीच का माध्यम है उसकी विद्युतशीलता कहते हैं, अंग्रेजी में परमिटिविटी। निर्वात के लिए या वायु के लिए अगर हम बात करें, निर्वात या वायु के लिए बात करें, तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹। देखिए इसका मात्रक देख लेते हैं। K का मात्रक निकालना है तो F का मात्रक, R² का मात्रक बटे Q1 Q2 का मात्रक, क्योंकि K बराबर F R² बटे Q1 Q2 हो जाए तो F का मात्रक न्यूटन, R² का मीटर स्क्वायर, और बटे Q1 Q2 का कूलम स्क्वायर। तो अगर दो आवेश Q1 Q2 फ्री स्पेस निर्वात में, वैक्यूम में है, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फार्मूला बन जाएगा, F = K के जगह पर हम रख देंगे फ्री स्पेस या निर्वात के लिए 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R² न्यूटन। अब एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन 0 क्या है, इन चीज़ों की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। अभी यहाँ पर इसको रोकेंगे, ठीक है। हम और दूसरे पहलुओं पर अभी ध्यान देना चाहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। एक चीज प्रतियोगी परीक्षाओं में, नीट में या कोई भी परीक्षा है, एक चीज पूछता है कि विद्युत बल को एक अक्ष पर प्लॉट करें, दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को एक अक्ष पर प्लॉट करें और दूसरे एक्सिस पर प्लॉट करें आवेशों के बीच की दूरी, यानी सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। तो जैसा कि अभी हमने शुरू में बात करी थी
कि दूरी बढ़ने के साथ, आवेशों के बीच दूरी बढ़ने के साथ बल बहुत तेजी से घटता है, क्योंकि दूरी 1/r² है, यह प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इस हिसाब से जब इस फार्मूले के हिसाब से ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ बनेगा ऐसे, बड़े तेजी से बल घटे, बहुत तेजी से बल घटे, बहुत तेजी से। पहले r इतना था तो बल का मान कितना, r की वैल्यू बढ़ के इतनी हुई तो बल का मान तेजी से घट के इतना हुआ। शुरू में देखो r की वैल्यू इतनी थी तो फोर्स का मान बहुत ज़्यादा था, ये इतना। फिर मैंने r की वैल्यू बढ़ाई, इतनी कर दी तो फोर्स की वैल्यू घटकर 10 मच हो गई। फिर r की वैल्यू मैंने बढ़ाकर इतना कर दिया तो फोर्स का मान घट के बहुत थोड़ा सा कुछ, ये कुछ है। चलिए हम कूलम के, अब एक बात जानना जरूरी है कि ये फोर्स कितनी दूरी तक काम करेगा, ये फोर्स कितनी दूरी तक काम करेगा। तो ये फोर्स अनंत दूरी तक काम करता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कार्य करने वाला बल। अब आप कहेंगे कि अनंत दूरी तक कार्य करने वाला बल है, अनंत दूरी तक कैसे कार्य करेगा, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ बल बहुत तेजी से घट रहा है। हाँ, बल बहुत तेजी से घटेगा, लेकिन बल का कुछ मान तो आएगा। कहाँ पर जाकर बल शून्य होगा, बल तब शून्य होगा, आप फार्मूला जानते हैं, F समानुपाती Q1 Q2/r²। जब r की वैल्यू अनंत हो जाएगी तब F की वैल्यू 0 होगी, अनंत में। भले दूरी बढ़ने के साथ बल का मान बड़ी तेजी के साथ घटेगा, लेकिन ये अनंत दूरी तक काम करेगा, अनंत दूरी पर जाकर के ये बल शून्य। कूलम के नियम के वेक्टर फॉर्म की बात करनी है, क्योंकि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, बल एक सदिश राशि, और सदिश राशि में दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है, परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो कूलम के नियम का जो सूत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा था, F बराबर के Q1 Q2/r², उसमें खाली परिमाण का जिक्र था, मैग्नीट्यूड का कितना होगा, कितने न्यूटन होगा। पर डायरेक्शन की बात इतनी सिर्फ हुई थी कि दोनों चार्जेस को मिलाने वाले लाइन के अराउंड पड़ेगा, यानी r के अराउंड पड़ेगा। तो इसको हम डिटेल में कूलम लॉ को देखते हैं। वेक्टर, मान लिया दो चार्जेस हैं, वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं कूलम्स लॉ का। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। मान लेते हैं दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, इनके बीच की जो वेक्टर डिस्टेंस है, पहले से दूसरे को मिलाने वाली जो लाइन के अराउंड वेक्टर पड़ रहा है, उसको हमने वेक्टर r। तो कूलम के रूल के हिसाब से F = K Q1 Q2/r² हो, हमें पता है। लेकिन इसमें खाली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अभी नहीं है। डायरेक्शन यानी वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो हमें इसका डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो लीजिए, मैंने पहले मैग्नीट्यूड लिख दिया, इतना तो हो गया मैग्नीट्यूड। शुरू में ही हम लोगों ने बात करी कि डायरेक्शन किधर होगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, यानी वेक्टर r के अनुदिश होगा, वेक्टर r के अनुदिश होगा, यानी दिशा किधर होगी, जिधर वेक्टर r की दिशा होगी। किसी वेक्टर की दिशा को बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर की दिशा को बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। जैसे अगर वेक्टर a है, एक मान लिया, तो इस वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, उसको ऐसे सिंपली लिख देते हैं, और दूसरा होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए एक कैप लिखते हैं, एक कैप को कहते हैं कि ये वेक्टर एक की डायरेक्शन को बताने वाला वेक्टर है, और इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट। तो यहाँ पर क्योंकि फोर्स वेक्टर r के अराउंड हुआ है, इसलिए वेक्टर r का यूनिट वेक्टर
हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी, दिशा भी। अब ये एक्सप्रेशन जाकर के ओके। अब जैसे अभी यहाँ पर देखिए कि अगर हम एक कैप निकालें तो कितना हो जाएगा इस फार्मूला के हिसाब से, एक कैप बराबर वेक्टर ए अपान ए का मैग्नीट्यूड। तो इसी प्रकार आर कैप कितना हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, वेक्टर आर बटे आर का मैग्नीट्यूड। यानी अब ये कितना बन गया, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो गया इंटू वेक्टर आर। ये वेक्टर फॉर्म में हम करता है बोर्ड तक के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिहाज से हम कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। निकल से आपने इसको लिख लिया होगा, ये लिखा है तो पास कीजिएगा वीडियो को और जूम करके आराम से अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय की भी बाध्यता है, बहुत लंबा वीडियो होने पर आप स्टूडेंट्स के लिए उबाऊ हो जाता है, इसलिए कम समय में वीडियो बने तो आप लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके और जूम करके नोट डाउन कर लीजिए। अब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अब हम कंपटीशन के लिहाज से बात करें। फर्ज कीजिए दो चार्जेस हैं, प्लस Q1 और दूसरा चार्ज है प्लस Q, प्लस Q1 दूसरा चार्ज है प्लस Q2 और दोनों चार्जेस के सेंटर, दोनों आवेशों के केंद्र के बीच की दूरी है R। इनके बीच लगने वाले फोर्स की हमें बात करना। अब ये चार्जेस है कहाँ, 11th में आपने रिफरेंस फ्रेम का निर्देश तंत्र, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भौतिक घटना को नापने के लिए किसी न किसी आधार की जरूरत होती है। बिना किसी आधार को चुने आप भौतिक घटना का मापन नहीं कर सकते। जैसा बताया जाए कि ये जहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, किसी जानकार आदमी से पूछें जो हमको जानता हो, इस जगह को जानता हो, तो बताएगा कि भाई ये जो चौराहा है पास का, इससे इतनी दूर, उसको भी एक रेफरेंस लेना पड़ा, एक निर्देश लेना, तभी यहाँ की स्थिति स्पष्ट हो गई। इसी प्रकार ये आवेश Q1 और Q2 कहाँ है, इसके लिए हमको एक ओरिजिन चुनना पड़ेगा, मूल बिंदु। और इस ओरिजिन मूल बिंदु को से हमने कहा पहले वाले चार्ज की जो डिस्टेंस है वो R1 वेक्टर है और दूसरे वाले चार्ज की डिस्टेंस जो है वो R2 वेक्टर, R2 वेक्टर। अब चलो देखते हैं फोर्स कैसे लगेगा। पहले वाले चार्ज को सेम चार्ज है, रिपेल करेंगे, पहले वाले चार्ज को दूसरा वाला चार्ज रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और दूसरे वाले चार्ज को पहला वाला चार्ज रिपेल करेगा। तो पहले वाले चार्ज पे दूसरा वाला चार्ज फोर्स किधर लगाएगा, रिपल्सन फोर्स एस। इसको क्या कहें, कौन सा फोर्स, पहले पर लगने वाला फोर्स, किसकी वजह से, दूसरे के कारण। ऐसे दूसरे चार्ज पे लगने वाले फोर्स की बात करें तो दूसरे चार्ज को पर तो पहला चार्ज रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इधर। इस फोर्स की क्या नाम दें, दूसरे पर फोर्स F2, किसके कारण, पहले के कारण F2, क्यों नहीं, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस देखते हैं, ये वाला वेक्टर डिस्टेंस देखते हैं। ये वेक्टर डिस्टेंस कितना होगा भाई, वेक्टर के लॉ से आप परिचित हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल आप जानते हैं। त्रिभुजों का नियम क्या कहता है, एक वेक्टर ए है, उस पर दूसरे वेक्टर बी को जोड़ना है, तो इस तरह दोनों का रिजल्टेंट मिलता है। यहां पर देखिए, एक वेक्टर R1 है
और R1 जैसे देखिए वेक्टर A में B को जोड़ना था तो A के सिर पे B का पैर रखें। तो ये देखिए R1 के सिर पे वेक्टर इस वेक्टर दिस वन वेक्टर जिसको हम कहेंगे R12 वेक्टर, पहले से दूसरे की तरफ वाला वेक्टर R12 वेक्टर का क्या रखा गया, पहले वेक्टर के सर पे दूसरे का पैर रखा गया, यानी ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। यानी इस लिहाज से R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर बराबर, जैसे यहाँ पर ये वाला A प्लस बी आया था, ऐसे ये दोनों इसका रिजल्टेंट आएगा, कितना आएगा R2। तो इससे R12 कितना हो गया, R2 माइनस R1। इसी प्रकार इस वेक्टर की बात करें, दूसरे से पहले की तरफ जो वेक्टर, इसको नाम देंगे R21 वेक्टर। जब R21 वेक्टर देखते हैं उसी हिसाब से कितना होगा, बताएंगे कोई, देखिएगा इस हिसाब से जोड़िएगा। R21 की वैल्यू आ जाएगी R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। अब जरा बात करते हैं कि पहले पर जो फोर्स लग रहा है F12, ये कितना होगा। कूलम का नियम लगाइए भाई कि Q1 Q2 अपान दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, R12 स्क्वायर और इनटू R12 कैप, ये तो होगा R12 स्क्वायर टू R12 कैप। अब R12 कैप कितना होगा भाई, R12 कैप कितना होगा, आपने देखा कि यहां पे कहा था हमने कि वेक्टर A कैप बराबर वेक्टर A बटे उसका मैग्नीट्यूड। इसी प्रकार R12 कैप कितना हो जाएगा, वेक्टर R12 अपान R12 का मैग्नीट्यूड, ये तो होगा। तो इस हिसाब से हम बात करें R12 कैप, तो ये आपका हो गया, R12 की वैल्यू कितनी है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और बटे R12 का मैग्नीट्यूड, यही तो यही मैंने किया यहाँ पर। R12 कैप के जगह पर लिख दिया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटे R12। अब जरा बताइए मुझे ये डिस्टेंस कितनी है, R, इसका मतलब R12 की वैल्यू भी R ही है और R21 की वैल्यू भी R ही है, यानी R12 की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, R। इसी प्रकार R21 की वैल्यू भी कितना लिख सकते हैं, R। तो ये कितना बना, F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान कितना लिखे, ये R स्क्वायर हो गया, ये R हो गया, तो R क्यूब और इंटू R2 माइनस R1 है। इसका उल्टा लिखे, दूसरे पर लगने वाला फोर्स F21, बताइए कितना लिखे भाई, के Q1 Q2 अपान इसी तरह से बताइए R क्यूब और ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ R21 तो होगा, R21 में क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे रेस्ट्रिक्शंस की, चलिए आज का लेक्चर लंबा होता जा रहा है इसलिए हम इसको लिमिट करते हैं और हम देख लेते हैं क्या सीमाएं हैं कूलाम के नियम, लिमिटेशन, सीमाएं कूलाम के नियम। तो पहली सीमा यह है कि कूलाम का नियम उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बता पाता है जो आवेश पॉइंट चार्ज हो, बिंदु आवेश।
0.42 बिंदु आवेश। यहाँ पॉइंट चार्ज का अर्थ समझना जरूरी है। पॉइंट का मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब ये छोटा जो शब्द है, पॉइंट शब्द है, ये रिलेटिव है, सापेक्ष। अगर दो आवेश बड़े बड़े आकार के और उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो पहले आवेश से कोई दूर से देखेगा उन दोनों चार्जेस को तो उनको बड़े छोटे छोटे दिखाई पड़ेंगे, पॉइंट लाइक दिखाई पड़ेंगे। वहीं अगर नजदीक नजदीक चार्ज तो वो बड़े दिखाई पड़ने लगेंगे। मतलब क्या? मतलब है कि जो आवेशों के बीच की दूरी है उसके मुकाबले में आवेश का आकार बहुत ही छोटा होना चाहिए, तो उसे कहेंगे पॉइंट चार्ज। आवेशों का आकार आवेशों के बीच की दूरी के मुकाबले में बहुत छोटा होना चाहिए। बड़ा आवेश भी पॉइंट चार्ज हो सकता है अगर उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, पॉइंट चार्ज की तरफ माना जाएगा। दूसरा इसका लिमिटेशन है कि जो दोनों आवेश होने चाहिए वो स्टैटिक होने चाहिए, स्थिर। अभी स्थिर में तीन बातें हैं, दोनों आवेश रुके हों, दोनों रुके, तब इन दोनों को स्थिर आवेश माना जाएगा। दूसरी बात, दोनों आवेश गति कर रहे हैं, दोनों आवेश गति कर रहे हैं समान वेग v से, तो भी ये दोनों आवेश एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर ही माने जाएंगे। देखिए, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, दोनों गति कर रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर कोई चींटी इस पहले वाले आवेश पर इस पर बैठी हो तो दूसरे को देखेगी तो उसको स्थिर प्रतीत होगा। और विज्ञान में ये नियम है कि जो दिखाई पड़ता है वही सच होता है। तो इस हिसाब से भले दोनों आवेश गति कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है, अतः इनको स्थिर माना जाएगा और इस पर कूलम का नियम लागू। अब अगर दोनों आवेशों में कोई एक आवेश गति कर रहा है और दूसरा आवेश स्थिर है, दूसरा आवेश स्थिर है, तो ये स्थिर नहीं लागू होगी, यानी ये स्थिर बिंदु आवेश तक नहीं लगेगा। यानी कि कूलम का नियम दो आवेशों पर तभी लगेगा जब दोनों बिंदु आवेश हो और दूसरी बात दोनों स्थिर हो। स्थिर होने का मतलब क्या हुआ? या तो दोनों रुके हैं या तो दोनों एक साथ गति कर रहे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष कोई गति नहीं हो रही। अगले वीडियो में हम और डिटेल में जाएंगे कूलम के नियम को और इलेक्ट्रिक फील्ड। धन्यवाद।